चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का एजेंडा क्या है? तो आज का एजेंडा है, सबसे पहले तो हम लोग 1 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे 4, 2 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे 2 और 5 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे 1। तो ये हमारा एजेंडा है। टोटल क्वेश्चन होंगे 10। फर्स्ट क्वेश्चन दिल्ली 2011 का सवाल है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल में जो सॉल्ट ब्रिज लगा होता है उसकी क्या यूज है, क्यों लगाते हैं उसको, दैट इज द क्वेश्चन। तो मैं इसमें 1 मार्क में सिर्फ इतना लिख के आता। पहले तो मैं लिखता नंबर 1 टू मेंटेन, ऐसे करके लिखता टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड में जो इलेक्ट्रो, आप चाहे तो डायग्राम भी बना के आ सकते थे कि ऐसा होता है गैल्वेनिक सेल, ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, यहां पर आप सोल्ट ब्रिज लगाते हो, ठीक है, और इसमें आप KCl भरते हो, फिर ये आपका एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, यहां पर ये सर्किट को पूरा कर रहा है इस तरह से। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसके अंदर जो यहां पर सॉल्यूशन होता है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बना के रखता है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा में क्या लिखता, टू कंप्लीट द सर्किट। अगर आप इतना लिखते आते हो वो खुश हो जाएगा, टू कंप्लीट द सर्किट। तो अगर आप ये इतना लिख के आ जाते हो दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पहला सवाल हो गया, इसका जवाब देख लो, इस तरह से लिखना आपको प्रॉपरली और देखना है। सवाल का जवाब तो कुछ इस तरह से लिखना था आपको। एक्चुअली एक डायग्राम बनाना था ऐसा खूबसूरत, और खूबसूरत डायग्राम बनाने के बाद ये आपको सॉल्ट ब्रिज दिखाना था, इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट दिखाना था, इसमें NaNO3 भरा हुआ है, आप KCl भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में थोड़ा डायग्राम से बनाना था, आपको ये लिखना था। ये देखो एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ आयंस बिटवीन द सॉल्यूशंस ऑफ मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये एग्जैक्टली आंसर है। और आप क्या तो सर्किट भी पूरा करते हैं, तो दैट्स नॉट बैड। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली 2014 का सवाल है। दिल्ली 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 दिल्ली। सवाल पूछा गया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? अब अगर कोई आपसे पूछता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है इसके लिए क्या है। ये जो टर्म है बेसिकली वो किसके लिए डिफाइन की गई थी? ये डिफाइन की गई थी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी टर्म इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए डिफाइन की गई थी, ठीक है। अब कब डिफाइन की गई थी? जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या करते हो, पानी डालते रहते हो, वाटर डालते रहते हो, पानी डालते रहते हो, 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 डालते रहते हो। डालते रहने से इसका मतलब क्या हुआ, आप उसको डिल्यूट करो, ठीक है। और क्योंकि आप डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब आप इनफाइनाइटली उसको डाइल्यूट कर देते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, तो ऐसा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी कंडक्टिविटी सैचुरेट हो जाती है। बस वही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक लिमिट तक की बढ़ती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपको पता होना चाहिए किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जब आप पानी ऐड करते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी कंडक्टिविटी सैचुरेट होकर आती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया? तो मैं अगर पूछूं तो मैं क्या कहूंगा, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसका आंसर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं? ये देखो यहां पर, ये देखो, बस इतनी सी शब्द लिखने थे, ये रहे, ये देखो इतना लिखना था, कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस शब्द लिखते ही आपको 1 मार्क मिल जाता। और इसको दिखाते कैसे? इसको दिखाते कैप एम लिखो नहीं लिखो, ऊपर आपको नोट लगाना रहता है। समझ में आ गया? ये जो नोट आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? कैप एम इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहते हैं और जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला सबको पता है? कैप एम नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कैप एम नॉट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम।
तो मैं आपको दिखा देता हूं पैरेलली इसका आंसर कैसे लिखा जाता है, जरा आप ध्यान से चेक करिएगा। इफ यू वांट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, जरा देखिए। ओके, तो इसको लिखा जाता है कैप एम नॉट से, नॉट का मतलब होता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसको लिमिटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी डालते रहने से ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो जाएगी, एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाती है। इज दिस क्लियर? अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं? कप्पा से। एक होता है रेजिस्टिविटी, एक होता है कंडक्टिविटी। और फिर पूछा मोलर कंडक्टिविटी, इसको किससे लिखते हैं? कैप एम से, या कैप एम नॉट भी लिख सकते हो। तो क्या रिलेशन होता है? दैट इज कैप एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो प्रॉपरली लिखोगे, इसको क्या बोलते हैं, और फिर लिख के भी आना, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। लिखोगे ना मोलर कंडक्टिविटी, प्रॉपरली लिख के आना, तब नंबर अच्छे मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या कहलाता है ये? कंडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड 1000, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी। क्या कहलाता है ये? मोलैरिटी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो सबने कर लिया। तो एक एक मार्क में ऐसे ही सवाल आते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। बहुत लोगों ने इसके पूरे मार्क बनाए हैं और इसका ये आंसर बनेगा, सबने लिखा है, ये बहुत अच्छी बात ये है। तो ध्यान रखना, आप लिमिट, आप थोड़ा सा इसको यूनिट को भी देख लो। कप्पा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। मोलैरिटी मोल पर लीटर। जो 1000 लिखा है ना, वो एक्चुअली ना वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लिमिट्स, यूनिट्स क्या होती हैं। तो अगर मैं यहां पर बोलूं मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली 2013 का सवाल है, बहुत सिंपल है। कहता है रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल। इसको रिप्रेजेंट करके बताओ। अगर इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? इस गैल्वेनिक सेल को बोलता है कि तुम रिप्रेजेंट करके बताओ, कैसे करोगे? दैट्स वेरी इजी। दिल्ली 2013 का सवाल है। तो आप देखो यहां पर जो जिंक है ना, वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, आपके पास दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। वैसे आपको L और R लिखना नहीं होता, बट आपको ना मैंने एक टर्म याद करवाया था, कौन सा? LOAN, लोन। जो जिंदगी में आपको लेना ना पड़े, से बड़ा घर खरीदो तो बैंक आपको लोन दे दे। तो लोन में क्या है? ये लेफ्ट साइड है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, एनोड है और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड आपकी गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होती है। समझ में आ गया? तो राइट साइड कैसे होती है? पॉजिटिव। तो एक चीज तो ये आपको लिखनी जरूरी है, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है। लेफ्ट तो राइट लिखना जरूरी नहीं है, बट लेफ्ट से आपको याद आ जाता है ये टर्म, फिर आप नेगेटिव और पॉजिटिव जरूर लिख के आना, ठीक है। फिर बीचों बीच आपको दो डंडे लगाने हैं। ये दो डंडे किसके लिए होते हैं? सोल्ट ब्रिज के लिए। इसमें इस तरफ तो आप लिखोगे एनोड को और इस तरफ लिखोगे कैथोड को। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे लिखोगे? यहां पर जो जिंक है, जो कि सॉलिड था बेसिकली, वो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक्वस में है। इस तरह से लिखा जाएगा प्रॉपरली। और इस तरफ कैथोड को लिखा जाता है, यानी कि जिसका रिडक्शन होता है। तो Cu+2 यहां पर किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu+2 जो कि एक्वस था, वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि सॉलिड था। बराबर फेज लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट। हर चीज का एक तरीका होता है। तो अगर मुझसे पूछो कि इसका आंसर क्या है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने बॉक्स में बंद किया है। ये इतना फाइनाइट होता है, इतना प्रिसाइज होता है चीजें। क्लियर है? ये सोल्ट ब्रिज है, वो आपके पास एनोड टर्मिनल है, ये आपके पास कैथोड टर्मिनल है। समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। किस किस ने यहां पर पूरे मार्क बनाए, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको दिखा देता हूं, दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिखाइए, कंप्यूटर भाषा है, आंसर दिखाइए। सो दिस इज द आंसर व्हिच आई हैव आल्सो रिटन। इसने तो सॉलिड नहीं लिखा है, लेकिन मैंने लिखा था तो मैंने ज्यादा अच्छा लिखा था, ठीक है। मैंने प्लस और माइनस भी दिखाया था। तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा। दिल्ली 2011 का, और ये देखो यहां पर इलाहाबाद 2010 और 2009 में सवाल आया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, पर इसका आंसर बड़े, इतना लंबा सवाल है, बट आंसर है चुटकियों में दे सकते हो। सवाल क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा।
टू हाफ रिएक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल MnO4 माइनस 8H प्लस दिस वन। अब देखो यहां पर क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। तो यहां पर जो ईएमएफ दे रखा है वो कौन सा है, रिडक्शन ईएमएफ है। प्रॉपरली चलना, समझ में आ गया। अब यहां लिखा नहीं हुआ है, तुम्हें पहचानना है, यहां लिखा नहीं है, तुम्हें पहचानना है। जरा देखो मैं तुम्हें समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो यहां पर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्योंकि ये किस साइड लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट की तरफ। इसका मतलब जो ईएमएफ लिखा हुआ वो क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये जो ईएमएफ आपको दे रखा है वो रिडक्शन ईएमएफ है, वो कितना है, प्लस का 1.51। ठीक है, अब आगे आओ। अगली रिएक्शन में क्या दे रखा है, Sn+2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn+4 में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये जो ईएमएफ दे रखा है वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन ईएमएफ है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको रिडक्शन ईएमएफ और ऑक्सीडेशन ईएमएफ दे रखा है। अब आपसे क्या सवाल पूछा है, सवाल पूछा है कंस्ट्रक्ट द रेडॉक्स इक्वेशन। आप इसमें से रेडॉक्स इक्वेशन बनाओ फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। मतलब पूरे सेल की इक्वेशन बना के बताओ, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के लिए ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इसको ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया मैंने, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे ना। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा। फिर आप इनको जोड़ सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपसे क्या पूछा है, फिर पूछता है प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवर्ड और प्रोडक्ट फेवर्ड। अब इसका मतलब समझो, कहता है कि ये रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे आएगी, यही मतलब है ना। मतलब रिएक्टेंट फेवर्ड का मतलब, रिएक्टेंट फेवर्ड मतलब क्या ये रिएक्शन पीछे जाएगी, प्रोडक्ट फेवर्ड मतलब क्या ये रिएक्शन आगे आएगी। तो रिएक्टेंट फेवर्ड का मतलब होता है क्या ये बैकवर्ड जाएगी, ठीक है, जिसको नहीं आता वो देख लो, क्या ये पीछे की तरफ जाएगी। प्रोडक्ट फेवर्ड का क्या मतलब होता है, क्या वो आगे की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। अब आप मेरी बात समझो, आप अब ये इससे कैसे पता लगेगा, देखो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए आपका सेल काम कब करता है। देखो सेल काम करेगा तो आपको प्रोडक्ट बना के देगा जो आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। सेल काम ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर सेल काम किया तो सेल का काम करने का कंडीशन क्या होता है, सेल का काम करने का कंडीशन होता है कि पूरे सेल का जो ईएमएफ है वो 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। सेल के काम करने का कंडीशन ये होता है कि सेल का ईएमएफ 0 से ज्यादा होना चाहिए, तभी सेल काम करेगा। आपको पता है कि कोई भी स्टैंडर्ड सेल उठा लेना, उसमें प्लस में अगर ईएमएफ है उसका तो वो काम करेगा। आपको पता है आपका डैनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ 1.1, वो भी प्लस का, माइनस का थोड़ी होता है। अगर ईएमएफ प्लस होगा तो काम करेगा सेल, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अगर सेल काम किया तो वो आगे की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट देगा, नहीं काम किया तो वो पीछे की तरफ ही रहेगा, रिएक्टेंट पड़ा रहेगा। तो यहां पर इसका आंसर कैसे दोगे, तो सबसे पहले तो देखो, पहले तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड ऑन करना है। तो पहले तो वो काम करते तो बहुत आसान है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड कर दो। लो मैं ऐड कर देता हूं, देखो जरा मैं ऐड करता हूं। मैंने इन सबको 2 से मल्टीप्लाई किया और इन सबको 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा किया तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से कैंसिल हो गया, सही है। अब क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस, ऊपर बचा रिएक्टेंट की तरफ ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस, सही लिखा हूं मैं। 8 दूनी 16, 16 H प्लस, बहुत आसान काम है, कोई भी बच्चा कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 दूनी 16 H प्लस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। इधर की तरफ क्या है, Sn+2 5, ठीक है, तो +5 Sn+2, ये आपको क्या देगा, रिएक्टेंट की तरफ आ जाओ, उस तरफ क्या लिखा हुआ है 2 Mn+2, आपको 2 देंगे Mn+2 प्लस और क्या मिलेगा, देखो 4 दूनी 8 पानी, 8 वाटर के मॉलिक्यूल, प्लस और क्या मिलेगा आपको, देखो जरा इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था, Sn+4, 5 Sn+4 मिलेंगे। तो एक चीज तो आपको ये लिख के आनी थी, विच इज रियली वेरी सिंपल। कुछ नहीं किया, ऊपर वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को जोड़ दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए थे। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखे, देखो एरो के इस तरफ लिखा हुआ है और ये एरो के इस तरफ लिखा हुआ है, दोनों को कैंसिल कर सकते हो, फिर आप जोड़ दो तो नीचे जुड़ गया। पहला आंसर तो ये। अब दूसरा आंसर की तरफ आते हैं, इसका ईएमएफ ढूंढो। क्या इसके पूरे सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, क्या वो 0 के ऊपर आ रहा है, 0 के ऊपर ही आ रहा है, दिखाऊं आपको कैसे। तो जरा देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं।
तो आई विल शो यू कि 0 के ऊपर क्यों आ रहा है, ऊपर लिखूंगा उस तरफ। देखो आपको पता है पूरे सेल का ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होता है। पूरे सेल का अगर आपको ईएमएफ निकालना है, ई नोट सेल, वो क्या होता है, ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही करते हो। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये माइनस का प्लस हो सकता है अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आता है। आप इसको फॉर्मूले को यूं भी लिख सकते थे, मैं यहां लिख देता हूं, दैट ई सेल इज ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो देखो ये आपके पास, ये देखो रिडक्शन हो रहा है, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है। इन दोनों को जोड़ना था बस, दोनों को जोड़ दो। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.66। तो टोटल इसका आंसर आएगा, कोई बच्चा भी जोड़ लेगा, 1.66 आएगा प्लस का। ये देखो बेटा, ये तुम्हें ना रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बट ये तो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, तो जुड़ेगा नहीं क्या, तो 1.66 आएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना था, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और आपको इन दोनों को जोड़ देना था, जो मैंने आपको जोड़ के दिखा दिया। फिर आपको ईएमएफ निकालना था। नहीं, ये गलत किया हुआ है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। मैं आपको करेक्ट बता दिया हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये करेक्ट नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं यहां पर बता देता हूं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण देखो, स्पेसिफिकेशन तो आपको सामने पीछे ही दे रखी है। छठा सवाल दिल्ली 2010 का सवाल है। क्या पूछा गया, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का निकालना है, इस रिएक्शन का जिसमें ई नॉट की वैल्यू और 1 फैरेड की वैल्यू दे रखी है। 2010 का सवाल है, ये सवाल पूछा गया। अब मैं सोल्व करके दिखा देता हूं। इसके लिए सिंपली देखो, ये फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चंस है और कुछ नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नॉट और ई नॉट में क्या रिलेशन होता है, दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट। यही फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ सेल। अब आपको देखो यहां पर सबसे पहले एन की वैल्यू पहचाननी है। व्हाट इज एन, तो देखो यहां पर देखो, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो माइनस ऑफ 2। और एफ की वैल्यू कितनी होती है, 96500, वो लिखा ही हुआ है 96500। इसके अलावा ई नोट सेल का वैल्यू इसमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, ये रहा, तो ये है आपके पास 2.71। क्योंकि ये प्लस में दे रखा है, इसका मतलब डेल्टा जी नोट की वैल्यू माइनस में आएगी कंफर्म। तो नेगेटिव में इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना था। तो जिसको ये फॉर्मूला आता है वो ये सवाल आसानी से कर लेगा, बस आगे कैलकुलेशन है। किस किस को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। कम ऑन डूड, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया, ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है, यहां पर एन की वैल्यू 2 है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालनी थी, एंड दैट्स वेरी इजी, माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट। नेगेटिव में आंसर आएगा। फिर यहां पर एक गलती करी हुई है, माइनस का साइन लगाया ही नहीं भाई ने, तो यहां पर आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, बाकी सब तो पॉजिटिव है, तो यहां पर नेगेटिव का साइन लगा लेना, अदरवाइज से गलती हो जाएगी। समझ में आ गया, देयर इज अ सेकंड मिस्टेक इन दिस स्लाइड, एंड दैट इज देयर इज अ नेगेटिव साइन एज वेल। यहां पर एक नेगेटिव साइन भी होगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2014 का सवाल है। सवाल आपसे पूछा गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन सेल, ठीक है, इज 10। कहता है कैलकुलेट करके बताओ ई नोट सेल। बहुत बढ़िया सवाल है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। सवाल आपसे पूछा गया कि अगर आप लोगों को किसी केमिकल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 दे दिया हो और ई नोट सेल की वैल्यू पूछी हो, तो आप क्या आंसर करोगे। क्वेश्चन में आपने काफी सारी चीजें दे रखी है और ये इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ई सेल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जगह केसी लिखोगे। आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, तो टेम्परेचर आप यहां पर जो भी कैलकुलेशन करोगे, देखो वैसे देना चाहिए उनको, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहिए, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। सो देयर इज वन मोर मिस्टेक इन क्वेश्चन, नहीं दिया है तो 25 डिग्री सेल्सियस मान के क्वेश्चन को सोल्व करना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पता है कि ई सेल का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, दैट इज ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन एन log ऑफ क्यू। अब अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगी,
दैट इज ई नॉट सेल विच इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन log ऑफ के। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। यही गलती हुई है तुम सबसे। तो ई नॉट सेल का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 है, log ऑफ k की वैल्यू है 10, k की वैल्यू 10 है, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि आपको सिर्फ 0.059 को 2 से डिवाइड करना था। हमारी जो टिंकू जिया थी उसने सबसे पहले शायद आंसर दिया था, तो वो सही थी। मे बी उससे पहले किसी ने दिया हो तो हमने यही देखा। तो आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना था, एंड दैट्स वेरी सिंपल। 0.0591 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा ई नॉट सेल का कितना आएगा 0.0295, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा। सही है, ये देख लो, आपको आंसर बताता हूं किस किस ने यहां पर आंसर सही निकाला। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन दिस इज द क्वेश्चन। गलती सिर्फ एक जगह हुई, आपने एन का वैल्यू नहीं रखा, अदरवाइज आपके आंसर सही आती। 0.0295 3 मार्क के क्वेश्चन में ये 8वां सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल आपसे पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका 2011 का सवाल है। सवाल पूछा गया है कैलकुलेट द ई नोट सेल फॉर द फॉलोइंग 298 केल्विन आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। एल्यूमिनियम कॉपर ऐसे करके है, आप देख लो यहां पर। ठीक है, पूछा गया ई सेल का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो आपको ई नोट सेल का वैल्यू निकालना है। चलो, तो आई विल टेल यू कैलकुलेट ई नोट। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, सबसे पहले तो ई सेल पता होना चाहिए। ई सेल कैसे लिखा जाता है, दैट इज ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, यहां पर लोगो होता है क्यू। अब ना हर एक की वैल्यू पकड़ लो, बस इतना ही है, हर एक की वैल्यू पकड़ो। अगर ये इक्वेशन है तो सबकी वैल्यू निकाल लो, सबसे पहला काम यही है। सबसे पहले तो ई सेल की वैल्यू आपको गिवन है, तो इसमें तो मैं क्या ही निकाल लूंगा। ई सेल की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, इसमें तो मैं क्या ही निकाल लूंगा। ठीक है, तो दिस इज गिवन। ये निकालना है आपको। एन की वैल्यू कितनी है पता है आपको? सो इफ यू कैन गेस एन की वैल्यू कितनी है, जरा बताओ मुझे। एन की वैल्यू कितनी बनेगी? यहां पर बच्चों को होती है कंफ्यूजन। एन की वैल्यू सही बता दो मान जाऊंगा, क्योंकि यहां पर है ना चार्जेस ही अलग अलग। यहां पर प्लस का 2 है, तो मतलब समझो प्लस का 2 का मतलब क्या है। कॉपर प्लस 2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। समझ में आ गया? तो तरीका क्या होता है, अगर एन की वैल्यू निकालनी है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए या लूज किए गए, दैट इज 6 ओनली, 6। कैसे पता मुझे? आप ऐसा भी कर सकते हो, जरा समझो। आप ये जो पावर दे रखी है ना प्लस 2 और दूसरे चार्ज की जो पावर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो भी चार्ज है उसको स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करो, तो भी आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा। जो भी चार्ज है उसको स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करो बैलेंस करने के बाद। अब कई बार क्या होता है, बैलेंस की हुई मिलती है, कई बार नहीं मिलती। तो आपके पास अगर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट नहीं है तो भाड़ में जाए, आप तो बस चार्जेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास चार्जेस कुछ ऐसे हैं जिनका कोई सिंप्लीफाइड नंबर नहीं मिल पा रहा, तो 3 और 2 का सिंप्लीफाइड नंबर है नहीं, तो 3 दूनी 6 हो गए। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, अब यहां पर है ना आपके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप क्यू की वैल्यू निकालोगे। तो जब आप क्यू की वैल्यू निकाल रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यू कैसे निकालोगे जरा देखो, ये जो इक्वेशन दे रखा है उसमें क्यू कैसे निकालोगे। क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में आपके पास एक ना आयन है एल्यूमिनियम, उसका आपको क्या लेनी है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01। 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻⁻², और उस पे स्टोइकियोमेट्री एज अ पावर लगानी है। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो इस पे 2 लगाओगे डिवाइडेड बाय। अब आ जाओ रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में एक आयन है कॉपर +2, आपको सॉलिड को लेना ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया? उसकी एक्टिवनेस 1 होती है। तो यहां पर कितनी दे रखी है 10⁻⁻², उस पे पावर लगी। कॉपर के स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितनी है 3, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 10⁻⁻² और उसकी पावर कितनी है 3। अब आप मुझे बताओ क्यू की वैल्यू कितनी है। सो इफ यू कैलकुलेट क्यू का वैल्यू, तो क्यू कितना निकल के आएगा जरा आप खुद ही बताओ। ये 10⁻⁻² की पावर 2 है, 10⁻⁻² की पावर 3 है, तो ये कट गया आपस में, नीचे 10⁻⁻² बचेगा। सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 100। सही है, तो क्यू की वैल्यू 100 है। अब सारी रख दो। ई सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.98। ई नोट सेल की आपको वैल्यू निकालनी है -0.0591 अपॉन एन की वैल्यू है 6, log ऑफ 100 दे रखा है। 100 का मतलब 10⁻², यानी कि log 100 की वैल्यू वैसे 2 होती है। समझ में आ गया? तो फाइनली 1.98 ई नोट सेल
माइनस ये देखो 2 होती है, log 100 का वैल्यू 2 आएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 0.0591 अपॉन 6 इंटू 2 तो 3, खत्म कहानी। समझ में आ गया? तो फाइनली ई नोट सेल का वैल्यू निकाल लो। ई नोट सेल का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसको यहां ले जाओ, 0.98 माइनस का वो प्लस हो जाएगा 0.0591 अपॉन 3, बस ऐसे होना है। बहुत बढ़िया, फाइनल आंसर क्या निकल रहा है? इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, जुड़ेगा जो सही निकला है 1.99 आंसर निकलेगा। बहुत बढ़िया, इज दिस क्लियर? यहां पे 6 क्यों लिख दिया यार? 2 को 6 से काटना भी नहीं आवे छोरा ने, ये ना ये 3 ये नहीं देखा उसने, तो यहां पर 3 आएगा ना, 3 से डिवाइड होना था, बस यहाँ गलती है। कोई बात नहीं, मैंने तो ठीक ही किया था, ठीक है, मैंने ठीक किया था, 3 ही आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल ध्यान से देखिएगा, ऑल इंडिया 2013 का सवाल है। क्या पूछा है? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। इस सेल का ईएमएफ निकालना है आपको। ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है और log 10⁻n की वैल्यू n होती है, बताया है उसने। इसका आपको इस सेल का ईएमएफ निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे। सेम क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन से निकलेगा। कैसे निकालोगे? तो जरा ध्यान से आओ, सेम क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन से निकलेगा और कुछ नहीं, ठीक है? तो जरा आप ध्यान से चेक करो। अगर इसका आंसर निकालना है तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखो 25 डिग्री सेल्सियस पे, ई सेल विच इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n और log ऑफ q, यही लिखोगे। अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ई सेल निकालना है आपको। ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन n का वैल्यू कितना है जरा आप देखो। तो यहां पर देखो, ये देखो, इधर देखो n का वैल्यू कितना निकालोगे, देखो ये इस पे ये 1 है, ये 2 है, पावर तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2 ही होता है, तो ये n की वैल्यू 2। अब आ गई log ऑफ q की वैल्यू कैसे निकालोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो देखो इन दैट केस क्या करोगे आप लोग, जरा ध्यान से देखना इसको। इसके लिए आप ना ये इक्वेशन को लिखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट वैसे मैं तो कर सकता हूं, तो बट मैं आपको आपके लिए जानकारी के लिए लिख के बता देता हूं। जरा आप ध्यान से चेक करो यहां पर इक्वेशन में क्या हो रहा होगा। इमेजिन करो ये आपका AG है, AG प्लस में जा रहा है, ये Cu+2 से Cu में जा रहा है, ठीक है? तो क्या हो रहा होगा जरा सोचो, ये AG है और ये Cu+2 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? ये AG प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा और ये Cu में कन्वर्ट हो रहा होगा, यही तो है। देखो AG जो है AG प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर चार्जेस को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, तो यहां पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा ना। इज दिस क्लियर? तभी तो चार्ज इक्वली बैलेंस होंगे, अदरवाइज तो सब यहां पर 2 और यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 2। अब बैलेंस्ड है ये केमिकल रिएक्शन, जरा चेक करो, 2 AG, चार्जेस भी कितने हैं, +2, ठीक है? तो अब देखो यहां से आप इसको करोगे कैसे, यहां पे Q की वैल्यू हमें निकालनी थी, मेन तो था आपका Q जो कि यहां रखोगे, तो Q कैसे निकाला जाता है? आप देखो सिल्वर का जो भी कॉन्सेंट्रेशन, सिल्वर Ag प्लस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी पावर लगानी है 2, क्योंकि उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है। तो सिल्वर प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 उस पे पावर लगाओगे 2। नीचे आ जाओ, यहां पर इसका कितना है, 10⁻⁻1, ठीक है? तो Q की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 10⁻³ इंटू 2 10⁻6, ऊपर जाके +1 10⁻⁻5, तो Q की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻5। समझ में आ गया? अगर मैं log की वैल्यू 10⁻⁻5 रख दूं तो -5 बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई सेल की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 0.46 माइनस माइनस हो गया प्लस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 5। ये लो, ये आंसर निकलेगा। Q की वैल्यू रख देना, ये Q है, यहां पर Q की वैल्यू रखनी थी। समझ में आ गया? log ऑफ Q दिखाई दे रहा है, तो यहां पर इस तरह से आंसर इसका निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 उसका नंबर निकल के आ रहा है, बस इतना ही से काम करना था। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले, दैट्स रियली कूल, ठीक है? इसका आंसर जरा चेक कर लो। तो यहां पर देखो सब लोग 0.0592 बताया था मैंने आपको। आगे आपको वैल्यू देखो 10⁻³ की पावर 2, 10⁻1 -6, और ये कितना होगा यहां पर माइनस प्लस का 5, देखो सब वही किया है, 0.46 5 से मल्टीप्लाई किया ना उसने। सबको समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व इट। सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर? और 0.0295 कहां से आया, क्योंकि n की वैल्यू 2 थी तो डिवाइड करने पर आया। चलो अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसको आंसर करना है। सवाल आखिरी है,
ऑल इंडिया 2012 का सवाल है। सवाल पूछा गया, पहला सवाल, डिफाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत आसान सवाल है, इसको थ्योरेटिकली लिखना है। दूसरा सवाल दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 कैपिटल एम KCl सॉल्यूशन 298 केल्विन टेंपरेचर इज 1500 ओम है। ये वॉट नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन को थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं। सो दिस इज ओम, ठीक है। पूरा रेजिस्टेंस दिया है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में ही तो होती है। What is the cell constant if the conductivity of 0.001 capital M KCl solution 298 is this? K का वैल्यू दे रखा है, कितना आसान सवाल है। K की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है, क्या पूछा है, मतलब रेजिस्टेंस दिया है, K की वैल्यू दी है, तो व्हाट इज द सेल कांस्टेंट पूछा है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे तो दोनों का आंसर बताता हूं। देखो सबसे पहले तो इसका आंसर देखो, पहले सवाल का जवाब कि कहता आप क्या पूछा आपसे, डिफाइन द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। 1 ml सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पूछी या कंडक्टिविटी होती क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। द कंडक्टेंस ऑफ 1, ठीक है, कैपिटल M सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, यही सवाल होता है। तो आप देखो यहां से सवाल पूछा गया, पहली चीज तो कि कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। डिफाइन द मोलर कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 कैपिटल M सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। फिर आपसे पूछा कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करोगे, समझ में आ गया। तो देखो भाई मैं ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाऊंगा, तो चिंता मत कर जो दांत निकाल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अच्छा सर क्या आपको भी ऑफर आया था, तो मैं आपको बता देता हूं, टेक्नो गेमर्स ऑफर आते रहते, कंटिन्यूसली ऑफर आते रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप जिस इंडस्ट्री में उसमें ऑफर्स की कोई कमी नहीं है। काफ़ी भारी भरकम ऑफर मेरे पास आए हैं, लेकिन मैंने कभी बोला ही नहीं क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था, तो फिर फायदा क्या उसके बारे में बात करके, है ना। सो चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा कैपएम क्या होता है, दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 कैपिटल M सॉल्यूशन। 1 कैपिटल M सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टिविटी होता है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैपएम का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब उसके लिए आपको ग्राफ बनाना है, कैपएम वर्सेस √C। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए जैसे जैसे आप डिल्यूशन बढ़ाते हो उसकी कंडक्टिविटी एक लीनियर इस तरह से बढ़ती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, रेक्टेंगल हाइपरबोला के जैसी। तो ये किसके लिए, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये किसके लिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये डायग्राम आपको बना के आना था, समझ में आया। दूसरा आपसे सेल कांस्टेंट पूछा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा दैट इज G इज इक्वल टू, सॉरी क्या था, हाँ, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। ये फॉर्मूले पढ़े हो तुम, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, फॉर्मूला पढ़े हो। G स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो अगर मैं बोलूं कि G स्टार की वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे, कप्पा बाई G। G क्या है, कंडक्टेंस, 1/G को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर G स्टार की वैल्यू आपको निकालनी है तो कप्पा इंटू R, कप्पा की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी, समझ में आ गया। तो G स्टार है आपके पास, सेल कांस्टेंट है, कप्पा इंटू R करना था, सेल कांस्टेंट निकल जाता, दैट्स इट। तो आपको यहां पर देखो R की वैल्यू 1500 दे रखी है, कप्पा की वैल्यू कुछ दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई करना था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो देखो सबसे पहले तो कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, ये आपको ये लिखना था फॉर्मूला K/C, K इंटू 1000/C लिख के आओगे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लीनियर होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, यस, रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है। यहां पर मोलर कंडक्टिविटी, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की रूट, समझ में आ गया। फाइनली आपसे दूसरा सवाल पूछा गया था, जब R की वैल्यू आपको 1500 ओम दे रखी है, कप्पा की वैल्यू दे रखी है 1.146 इंटू 10⁻³ तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। ये देखो ये जो x होता है K इंटू R होता है, K की वैल्यू आपको दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई करो, खत्म कहानी। इज दिस क्लियर।